और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया की मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपना निशाना बनाया है। ईरानी विमान को लैंड करने से रोकने के लिए इजराइल ने अलेप्पो एयरपोर्ट पर हमला किया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इजराइल का सीरिया पर यह बड़ा हमला, जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। अलेप्पो एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीरिया की मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है। तो बड़ी जानकारी, दिमशक एयरपोर्ट पर बम गिराए गए हैं, जिसकी ये तस्वीरें, जो रोशनी आपको अंधेरे में नजर आ रही है, दरअसल यही वो जगह एयरपोर्ट की जहां पर बम गिराए गए हैं। जो जानकारी अब तक साझा की गई है, अलेप्पो एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया। सीरिया की मीडिया की तरफ से दावा किया गया, अलेप्पो एयरपोर्ट जो सीरिया में है उस पर बम बरसाए गए हैं। दिमशक एयरपोर्ट ये बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे गए हैं, जहां पर बम बरसाए गए हैं इजराइल की तरफ से। पंजाब के तरन तारण में कुछ बदमाशों ने एक चर्च को निशाना बना लिया। दावा किया गया कि वहां रात के वक्त करीब 12 लोगों ने चर्च पर धावा बोला और वहां लगी मूर्तियों में तोड़फोड़ की, जिनकी ये हरकत चर्च में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोप लगाया गया कि उन लोगों ने चर्च परिसर में मौजूद एक कार में आग भी लगा दी, जो सुबह तक जलकर राख हो गई। इसके बाद बिशप समेत चर्च से जुड़े लोग वहां धरने पर बैठ गए। बंदियां ने साढ़े कैंपस के विच आ गया, यीशु मसीह ते मां मरियम दा स्टैचू तोड़ दिता। जिसके बाद उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो वहां से हटने को राजी नहीं हुए। हालांकि पुलिस से जांच का भरोसा मिलने के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, वी हैव वाइटल क्लूज एंड वी आर बिहाइंड द कल्प्रिट्स। चर्च के बिशप ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड को बंदूक से डराने के बाद करीब आधे घंटे तक आतंक मचाया, जिसके बाद उस इलाके के ईसाइयों का गुस्सा भड़क गया। हालांकि पुलिस ने जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्त में लेने का भरोसा जताया, तब जाकर मामला शांत हुआ। कोरोना पर वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ की। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना संकट से निपटने के लिए बनाई गई भारत की रणनीति की तारीफ की। साथ ही उसने अपनी रिपोर्ट में मेडिकल उपकरणों और दूसरी जरूरतों को पूरा करने के मैनेजमेंट को भी सराहा। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि कोरोना के दौरान सरकार का आत्मनिर्भर अभियान काफी मददगार रहा। इसी अभियान के तहत पीपीई किट समेत कई चीजें बनाई गईं, जो तुरंत इस संकट से निपटने में काफी काम आई। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने बरामद की गई काफी शराब को बुलडोजर की मदद से नष्ट कर दिया। जापान ओपन में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और साइना नेहवाल को अपने अपने मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो पहले ही दौर में टूर्नामेंट से बाहर हो गए। चीन से सीमा विवाद पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने चीन को सीधा जवाब दिया। मीनाक्षी लेखी ने कहा, भारत की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, लेकिन भारत ने कभी किसी पर कब्जा नहीं किया। लेकिन ध्यान रहे, हम किसी को भी अपने क्षेत्र पर कब्जा नहीं करने देंगे। मीनाक्षी लेखी बुधवार को नेपाल एम्बेसी के तीज कार्यक्रम में शामिल हुई थी। यहीं पर उन्होंने चीन को खरी खरी सुनाई। जब भारत कई हजारों साल पुरानी सभ्यता है, चारों ओर लोग हमारे ही भाई बहन हैं, वो फैले, सभ्यता फैली, लेकिन कभी किसी की जमीन पर, कभी किसी के ऊपर कब्जा करने का काम हमने नहीं किया, आज तक नहीं किया, और अभी ऐसा ही मानस है। लेकिन हाँ, अपनी जमीन भी किसी को नहीं देने वाले, वो भी हैं। 2 सितंबर को भारत की नौसेना का ध्वज बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत नौसेना को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस दिन एक साथ 2 इतिहास बनाएंगे, क्योंकि पहली बार पूरी तरह भारत में बना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नौसेना को मिलेगा। पूरी दुनिया आईएनएस विक्रांत में आत्मनिर्भर भारत का दम देखेगी, लेकिन इसके साथ ही एक और इतिहास बनने की तैयारी है। दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नौसेना के ध्वज से उपनिवेशवाद की झलक भी मिटा देंगे। 1934 में जब भारत की नौसेना बनी थी, तब तक बंटवारा नहीं हुआ था और ब्रिटिश राज में इसका नाम रॉयल नेवी सर्विस रखा गया था। लेकिन बंटवारे के बाद नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी कर दिया गया। फिर 1950 में इसका नाम आईएनएस यानी इंडियन नेवी सर्विस हो गया। लेकिन नौसेना के ध्वज में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। नौसेना के ध्वज में सफेद रंग की पट्टी पर एक बड़ा लाल क्रॉस बनाया जाता है। इसी पैटर्न में बदलाव कई बार हुए, लेकिन ये लाल क्रॉस कभी नहीं बदला। सूत्र बताते हैं कि नया ध्वज ब्रिटिश राज की मानसिक बेड़ियां तोड़ने वाला होगा। लखनऊ में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। लखनऊ में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने कई दुकानों को अवैध बताते हुए उन पर बुलडोजर चलवा दिया।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि सोनिया गांधी की मां का इटली में 27 अगस्त को निधन हो गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी इन दिनों विदेश में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी की मां के निधन पर दुख जताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के बिहार दौरे पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने शहीदों के परिवार को मदद करने का नाटक बताया और कहा, जो लोग सेना की शौर्य को नहीं मानते, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे, वो शहीदों के परिवार की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया, उनका महिमा मंडन हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले, सेना के शौर्य पर जिनको भरोसा नहीं है और जो कह रहे थे कि कब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ इसका प्रमाण दीजिए, वो लोग आज पटना के अंदर गलवान के शहीदों के परिवारों की मदद करने का नाटक कर रहे थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि नीतीश जी के ऊपर कुसंगत का असर हो गया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी के खिलाफ सीपीएम के प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ। सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ चोर पकड़ो जेल भरो नाम का आंदोलन शुरू किया है और बर्धमान में भी उसके कार्यकर्ता चोर पकड़ो जेल भरो का नारा लगाते हुए सड़कों पर उतरे। लेकिन जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की तो वहां बवाल मच गया। आरोप है कि गुस्साए सीपीएम कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले भीड़ से बचकर भागते दिखे, जबकि कई पुलिस कर्मियों को भीड़ में शामिल लोगों ने घेर लिया। इसके बाद वहां जोरदार पथराव शुरू हो गया। लोगों ने एक दुकान को निशाना बनाकर पत्थरों की बारिश कर दी। यही नहीं, वहां एक चौराहे पर भी लोग तोड़फोड़ करते दिखे। बवाल बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस के जवान वहां पहुंचे। भीड़ को हटाने के लिए उन्होंने आंसू गैस के गोले दागे। बताया गया कि बाद में हंगामा करने वाले कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया। रांची में बीजेपी से निकाली गई सीमा पात्रा गिरफ्तार कर ली गई। रांची में पूर्व आईएएस अधिकारी सीमा पात्रा को अदालत ने 12 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीमा पर अपने घर में काम करने वाली आदिवासी समुदाय की एक महिला से बदसलूकी का आरोप है। सीमा पात्रा ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। गलत आरोप है, राजनीति से प्रेरित आरोप है। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने रांची के अस्पताल में पीड़ित महिला से मुलाकात की और सीमा पात्रा पर की गई कार्रवाई को सही बताया। सरकार तो यही करेंगे, फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके तुरंत सजा दिलाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। दरअसल तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न केवल नीतीश कुमार से मुलाकात की, बल्कि उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें नीतीश कुमार ने थर्ड फ्रंट पर पूछे गए सवाल पर बड़ा बयान देते हुए कहा, ये थर्ड फ्रंट नहीं, ये मेन फ्रंट बनेगा। तो के चंद्रशेखर राव बिहार के 2 दिन के दौरे पर, हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर उसके बाद वो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इतना ही नहीं, दोनों की तरफ से एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अब सुगबुगाहटें जो है वो 2024 को लेकर तेज हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से नमो बम की पहली खेप स्वीडन के लिए रवाना कर दी गई। भारत अपने इन एंटी एयरक्राफ्ट बमों को पहली बार यूरोप के देश स्वीडन को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ ही जबलपुर के खमरिया में मौजूद भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के नाम एक और उपलब्धि भी जुड़ गई। स्वीडन ने 40,000 नमो बम के लिए भारत के साथ करार किया था और इसकी पहली खेप को इस फैक्ट्री से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। 11,000 संख्या में ये पहली खेप है जो हम सप्लाई कर रहे हैं। जबलपुर की इस फैक्ट्री में पहली बार L-70 एंटी एयरक्राफ्ट नमो बम को तैयार किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक है, यानी ये 40 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के परखचे उड़ा सकता है। और L-70 गन से फायर करने के अलावा इसे ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। गो तस्करी मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी। सीबीआई की टीमों ने टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल से पूछताछ के बाद कोलकाता और बीरभूम समेत कई जगहों पर छापेमारी की। कोलकाता की अदालत ने शिक्षक भर्ती मामले में घिरे टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन तक जेल भेज दिया। कोलकाता में टीएमसी के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के सामने नुक्कड़ नाटक किया और जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। आम आदमी का भलाई के लिए काम करता है, उस सबको अरेस्ट किया जा रहा है। झारखंड के 5 मंत्री रायपुर से वापस रांची पहुंच गए हैं। ये मंत्री प्रदेश में होने वाली कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। रांची वापस लौटे मंत्रियों में आलमगिरी, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेखा शामिल हैं।
तो झारखंड के 5 मंत्री रांची वापस लौट गए हैं। 2 दिन पहले ये सभी जयपुर गए थे, कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। 2 दिन पहले रायपुर गए थे 31 विधायक, लेकिन 4 मंत्री वापस लौट चुके हैं रांची। हालांकि कैबिनेट बैठक में सभी शामिल होंगे। पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही के बीच अब महंगाई और भुखमरी पर हंगामा मचना शुरू हो चुका है। कंगाली में भारत से पाकिस्तान को मदद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसी बात पर पाकिस्तान की सरकार के मंत्री आपस में ही भिड़ रहे हैं। पिछले लगभग 2 हफ्तों से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा है और हर तरफ मदद के लिए चीख पुकार हो रही है। बारिश के बाद पहाड़ खिसकने का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ के बीच की एक सड़क पत्थरों के साथ खिसकती दिखी। हादसे के वक्त सड़क पर एक गाड़ी भी खड़ी थी जो पत्थरों के साथ नीचे आती हुई साफ दिखाई दी। हालांकि गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे और हादसे में वो सुरक्षित रहे या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया। पाकिस्तान की सरकार पर तो आरोप लग रहे हैं कि वो लोगों की जान बचाने में पूरी तरह नाकाम है। सैलाब के बीच फंसे 5 भाइयों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चारों तरफ लहरों का तांडव दिख रहा था और बीच में एक पत्थर पर 5 भाई फंसे थे। उनकी सारी उम्मीदें केवल सरकार पर टिकी थी, लेकिन आरोप है कि पेशावर में पाकिस्तानी वायुसेना के बेस के करीब होने के बावजूद कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू तक नहीं हुआ। मदद की आस में घंटों तक पत्थर पर जमे 5 भाई आखिरकार पानी के साथ ही बह गए। 5 में किसी एक की भी जान बचाई नहीं जा सकी। लेकिन जान गंवाने वाले केवल ये 5 भाई नहीं है, बल्ककि पाकिस्तान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत सैलाब की वजह से हो चुकी है। वहां की सरकारी एजेंसियों के मुताबिक 30 अगस्त तक बाढ़ की वजह से 1162 लोगों की जान चली गई, जबकि 3500 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से लापता हो चुके हैं। पाकिस्तान के पत्रकार तो मान रहे हैं कि इन लापता लोगों में भी ज्यादातर लोगों के बचने की गुंजाइश न के बराबर है। सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में जितनी बारिश हर साल मानसून में औसतन हुआ करती थी, अब तक उसकी 5 गुना बारिश हो चुकी है। पाकिस्तान में सरकारी एजेंसियों ने 1961 में मौसम से जुड़ा रिकॉर्ड रखना शुरू किया था। तब से अब तक पाकिस्तान में इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी, जबकि ये सारे आंकड़े इस साल के मानसून में अब तक हुई बारिश के हैं। लेकिन मानसून का तो अभी पूरा 1 महीना बाकी है वहां, जिसमें भारी बारिश का अनुमान है। जबकि पाकिस्तान में नदियां पहले ही तबाही मचा रही हैं। रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुकी नदियां सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने पर तुली हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के एक सैटेलाइट सेंटर ने पाकिस्तान की कुछ तस्वीरें जारी की हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में दावा किया गया कि सिंध नदी का पानी उफान पर आने के बाद बहुत भारी तबाही हुई। नदी का पानी जहां पहुंचा वहां 100 किलोमीटर का इलाका पानी में डूब गया। मतलब यह कि 100 किलोमीटर का ऐसा इलाका जो पहले जमीनी इलाका होता था, वहां अब नदी बह रही है। सीमित संसाधनों के साथ पाकिस्तान की फौज भी बचाव अभियान में हिस्सा ले रही है। हेलीकॉप्टरों की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को खाने पीने का सामान बांटते सैनिकों के कुछ वीडियो भी सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी आफत यह है कि पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां बाढ़ ने हाहाकार न मचाया हो। वहां की सेना, वहां की राहत और बचाव का काम करने वाली एजेंसियों के पास इतने संसाधन ही नहीं है कि पूरे देश में बचाव अभियान चला सकें। ऊपर से बचाव की जरूरत दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों को ही नहीं, चौड़ी सड़कों से गुजरने वाले लोगों को भी पड़ रही है। अहम शहरों की सड़कों पर नदियां कुछ इस तरह बह रही हैं कि सड़क से पैदल गुजरने वालों की भी जान संकट में है। स्वात नदी के किनारे की सड़क पर सैकड़ों लोग फंसे हैं, क्योंकि नदी पर बने पुल का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की वजह से बह गया। अब इन लोगों के पास मदद का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का एक ऐसा हाईवे है जिसका केवल एक छोटा सा हिस्सा पानी से बचा है। उस एक छोटे से हिस्से पर सैकड़ों लोग 2 दिन तक मदद का इंतजार करते रहे। तब जाकर एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए पहुंचा। कुछ तो ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जहां लोग जानबूझकर अपनी ही जान दांव पर लगाते दिखे। उफान मारती लहरों के बीच एक सिरफिरे शख्स ने ट्रैक्टर उतार दिया। उसे सड़क के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचना था। कुछ फीट आगे ट्रैक्टर चला था कि उसे पानी की गहराई का पता चल गया। ट्रैक्टर का केवल ऊपरी हिस्सा दिखने लगा, लेकिन गनीमत यह रही कि थोड़ी देर बाद वो सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। लेकिन जब पूरा पाकिस्तान पानी पानी है और वो अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है, उस वक्त पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह लाचार दिख रही है। सरकार इस कदर कंफ्यूज है कि उसके मंत्री एक दूसरे से ही उलझने में लगे हैं। क्योंकि पहले आई खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए थे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने भी वहां के टीवी चैनलों पर इस मसले पर बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि लोगों को सस्ता आलू, प्याज और टमाटर देने के लिए भारत से मदद लेनी ही सही है। मेरे ख्याल से इस वक्त हिंदुस्तान से भी टमाटर और प्याज अगर लेने तो ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से जब मीडिया ने इस पर सवाल पूछा तो उनके होश उड़ गए। सरकार का कोई फैसला तो दूर, उन्होंने तो ये कह दिया कि भारत से व्यापार खोलने की बात सोची भी नहीं जा रही।
इस वक्त तक हुकूमत ये बिल्कुल हमारा ये सोच नहीं है, ये ना ही हमने ये फैसला लिया है भारत के हवाले से। पाकिस्तान की यह हालत इसलिए है क्योंकि वहां के नेता भारत के खिलाफ जहर उगलकर ही वोट हासिल करते हैं। इसीलिए भारत से मदद लेने की जरूरत पड़ गई तो पाकिस्तान की नई सरकार के सामने मुंह छिपाने की नौबत आ जाएगी, जिसका साफ मतलब यह है कि पाकिस्तान के करोड़ों बेकसूर लोगों से ज्यादा परवाह वहां की सरकार को अपनी कुर्सी बचाए रखने की है। ताजमहल का नाम बदलने के प्रस्ताव पर हंगामा हो गया। आगरा नगर निगम में ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने से जुड़े प्रस्ताव पर विपक्षी पार्षदों ने हंगामा किया। प्रयागराज में 17 से 19 अक्टूबर तक आरएसएस की एक बैठक होगी, जिसमें कुछ बीजेपी नेता भी शामिल रहेंगे। इस बैठक के दौरान 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। यूपी के गाजियाबाद में एक मकान के सामने बाइक खड़ी करने पर हुए विवाद में एक आदमी ने बाइक सवार को गोली मार दी। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर और वाराणसी में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। गाजीपुर में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। 80 घाट से गंगा नदी में एनडीआरएफ की बोट से निरीक्षण किया और इसके बाद श्री गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर पहुंचे। वहां रह रहे लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को मदद का भरोसा भी दिया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत की भी खबर है। हालांकि अभी भी कई लोग लापता हैं। गाजीपुर में उफनती नदी में अचानक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भारी संख्या में गंगा किनारे एकजुट हो गए, लेकिन कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि किया तो क्या किया जाए। पुलिस भी मौके पर पहुंची। चारा लेने के लिए लोग आए थे, अपना चारा लेकर के वो नाव अपना रख करके लेकर जा रहे थे। इसी बीच में अपना नाव बीच में प्रभावित हो गई। ये दर्दनाक हादसा रेवतीपुर थाना क्षेत्र के अठहटा गांव में हुआ। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए प्रशासन को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव के निर्देश दिए।